अधिनियम जो हमारे भारत में जो है ब्रिटिश संसद के द्वारा या फिर हम लोग की ब्रिटिश सरकार के द्वारा या फिर ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो लगाए गए थे वो अधिनियम देख रहे हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे कैसे संवैधानिक यात्रा शुरुआत हुई। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था भारत शासन अधिनियम 1858, और इस अधिनियम के थ्रू क्या हुआ था कि कंपनी के सारे प्रशासनिक अधिकारों को खत्म कर दिया गया था। और इसके साथ ही पहले ही 1833 के अधिनियम में कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को खत्म पूरा किया जा चुका था। प्रशासनिक अधिकारों को खत्म कर दिया गया था 1858 के एक्ट के थ्रू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी अब शासन इंडिया में नहीं करेगी और उसकी जगह शासन करने के लिए कौन आया, क्राउन आया। और उसी के लिए जब भी कोई कंपनी या फिर मैं बोलूँ कोई भी एक व्यक्ति या फिर कोई भी एक क्राउन दूसरे क्राउन के हाथ में शासन को सौंपता है तो एक शाही दरबार, उस टाइम पे शाही दरबार लगाए जाते थे। और यहाँ पे जो शाही दरबार लगाया गया था वो लगाया गया था 1 नवंबर 1858 को, जो कि लगाया गया था कहाँ पे, इलाहाबाद में। ठीक है, जिसको हमारे भारतीय शिक्षित वर्ग ने क्या मैग्ना कार्टा बोला था। और इसी के साथ ही हमारे यहाँ पे शुरुआत हुई किसकी, एक नया डिपार्टमेंट खोला गया हमारे भारत के लिए, जो कि भारत के मामलों को देखेगा, जिसको बोला गया था भारतीय सचिवालय। और उसके प्रथम जो सचिव जो थे वो थे लॉर्ड स्टैनली। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। इसके अलावा बहुत सारे प्रावधान थे जो मैंने बताए थे आपको 1858 के अधिनियम में। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 में हम लोग देखेंगे साथ ही इस टाइम पे क्राउन कौन था। तो क्राउन तो आपको बताइए कि महारानी विक्टोरिया ही रहेंगी। यहाँ पे 1901 तक जितने भी अधिनियम आएंगे उन सब के लिए क्राउन कौन रहेंगी, महारानी विक्टोरिया रहेंगी। और यहाँ पे वाइसराय कौन रहेंगे, लॉर्ड कैनिंग रहेंगे। आपको पता है कि भारत के गवर्नर जनरल जो था उसको 1858 के अधिनियम के थ्रू हम लोग वाइसराय बोलने लगे थे, इसलिए यहाँ पे वाइसराय आ गया। और लॉर्ड कैनिंग जो है हमारे यहाँ पे वाइसराय हैं। अब देखते हैं कि इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे। तो प्रमुख प्रावधान समझाने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। क्या, एक तो होता है केंद्रीकरण और एक होता है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का क्या मतलब होता है? केंद्रीकरण का मतलब होता है कि एक पूरे स्टेट में या अपना बल्कि पूरे देश में एक ही गवर्नमेंट काम कर रही है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे सेंट्रल की गवर्नमेंट है और मैं अभी एमपी स्टेट में हूँ तो हमारे यहाँ पे राज्य की गवर्नमेंट अलग है। तो हमारे यहाँ पे एमपी में राज्य गवर्नमेंट ना होकर केवल सेंट्रल की गवर्नमेंट हो तो उसको बोलेंगे केंद्रीकरण। और वहीं से पूरे राज्यों में या फिर उसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों में शासन चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। क्या बोला मैंने कि एक ही गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर मैं बोलूँ कि सेंट्रल में जो गवर्नमेंट बैठी हुई है उसके द्वारा पूरे देश में और या फिर मैं बोलूँ कि पूरे स्टेटों में और केंद्र शासित प्रदेशों में शासन चलाया जाएगा तो उसको बोला जाएगा केंद्रीकरण। वहीं विकेंद्रीकरण का क्या मतलब हो जाएगा? विकेंद्रीकरण का मतलब हो जाएगा कि केंद्र में तो एक गवर्नमेंट है ही, उसके साथ साथ ही राज्य में भी एक गवर्नमेंट हो जाए तो इसको बोला जाता है विकेंद्रीकरण। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि एक चीज़ जो है, कोई भी सत्ता जो है 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। जैसा कि आपको पता है विधायिका का मतलब क्या है, कानून बनाएगी। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बात करूं कि हमारे सेंट्रल में जो है कानून बनाने का अधिकार किसके, संसद के पास है। वहीं अगर मैं बात करूं अपने राज्य में, किसी भी राज्य में जो होता है कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है, विधान परिषद के पास होता है। ठीक है, और ये तो हो गया विधायिका। कार्यपालिका मतलब वहाँ पर जो गवर्नमेंट होगी वो पूरे कानूनों को लागू करेगी, उसको बोला गया कार्यपालिका। विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया। अब आ गया न्यायपालिका। न्यायपालिका के लिए बात करूँ मैं, सुप्रीम कोर्ट है कहाँ पे, सेंट्रल के लिए। अपना बोलूँ तो सबसे ऊपर वाला सुप्रीम कोर्ट है और उसके बाद हर राज्य में एक हाई कोर्ट होता है। तो ये होगी 3 चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आप देखते हैं इसके प्रमुख प्रावधान क्या है। पहला प्रावधान क्या है कि पुनः विकेंद्रीकरण प्रारंभ किया गया विधायी शक्तियों और न्याय शक्तियों के हिसाब से। ठीक है, पुनः विकेंद्रीकरण किया गया। इसका क्या मतलब हो गया? मैंने आपको 1833 का जब अधिनियम पढ़ाया था तो उसमें बोला था कि भारत के लिए एकल बजट पेश किया गया था और उसी को बोला गया था भारत का वास्तविक केंद्रीकरण। ठीक है, अभी उस टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग। अभी उस टाइम पे क्या होता था कि बंगाल में ब्रिटिश सरकार या फिर मैं बोलूँ कि ब्रिटिश सरकार का ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ था, वो ही पूरे भारत में शासन चला रहा था। 1861 के पहले तक बता रहा हूँ। ठीक है, और हर प्रांत, हर राज्य, उस टाइम प्रांत बोले जाते थे, तो हर प्रांत, जितने भी प्रांत थे भारत में जिन पे शासन था ब्रिटिश सरकार का, उन पे शासन जो कर रहे थे वो लोग, वो कहाँ से कर रहे थे? वो कर रहे थे बंगाल में बैठकर। ठीक है, तो 1833 तक ऐसा चला। 1833 के बाद क्या हुआ? 1853। तो 1833 तक क्या हो रहा था? 1833 तक मैं बात करूँ कि विधायिका और न्यायिका की बात करूँ कि सत्ता में विधायक, मैंने आपको पहले बता दी सत्ता जो 3 चीज़ों से मिलकर बनी थी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो 1833 तक जो था विधायिका कार्यपालिका का काम कौन कर रहा था? वो कर रहा था बंगाल का गवर्नर जनरल या फिर मैं बोलूँ कि भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है,
तो वही कानून बनाता था, या फिर उसकी जो कार्यकारी परिषद थी वही कानून बनाती थी, और वही पूरे बंगाल में बैठकर पूरे भारत में या फिर भारत के जितने भी प्रांत थे उनमें कानूनों को क्या करती थी, कानूनों को लगाने के लिए अपने प्रतिनिधि रखे हुए थे उनके थ्रू उनका संचालन करती थी, ठीक है। और 1833 से 1853 आता है, तो 1853 में क्या होता है, 1853 में क्या होता है कि एक संसद बनाई जाती है, छोटी सी। मैंने आपको बताया था कि 1853 में कार्यपालिका हो गया भारत का गवर्नर जनरल या फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, और एक अलग से क्या बनाई गई थी, विधान परिषद बनाई गई थी, जिसको बोला गया विधायिका। वो क्या करती थी, अब क्या हो रहा था, पहले क्या हो रहा था, विधायिका और कार्यपालिका 1833 तक दोनों काम कौन कर रहा था, बंगाल का गवर्नर जनरल कर रहा था, ठीक है। लेकिन अब कौन करेगा, विधायिका का काम किसका है, विधान परिषद का जो कानून बनाएगी, और कार्यपालिका काम कौन करेगा, बंगाल का या फिर भारत का गवर्नर जनरल करेगा 1853 के बाद, ठीक है। 1853 तक यहाँ तक ये क्लियर है। अब उस टाइम तक वो क्या हो गया था, केंद्रीकरण चल रहा था, बंगाल में ही गवर्नमेंट बैठी हुई थी, वहीं से सारे प्रांतों में क्या हो रहा था, वहीं से सारे प्रांतों में कानूनों को लागू किया जा रहा था, कानूनों का संचालन किया जा रहा था, या फिर वहीं से सरकार के द्वारा सारे कार्यों का संचालन किया जा रहा था। वहीं उसके बाद क्या होता है, 1861 का अधिनियम जो आता है, उसके बाद विकेंद्रीकरण किया गया। क्या किया गया कि कुछ प्रांत जो थे उन प्रांतों को में विधान परिषद बनाएगी। विधान परिषद बनाएगी, इसका क्या मतलब हुआ कि वहाँ पे जहाँ पे विधान परिषद बनाई जाएगी उनको भी कानून बनाने का अधिकार दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे अभी सेंट्रल है, सेंट्रल के पास भी कानून बनाने की शक्ति है, ठीक है। और हमारा राज्य MP, उसको भी कानून बनाने की शक्ति है। अगर उसको लगता है कि हमें किसी चीज़ के लिए कानून बनाना है, तो हमारा राज्य भी कानून बना सकता है और सेंट्रल भी कानून बना सकता है। तो वही चीज़ 1861 के अधिनियम में की गई कि विकेंद्रीकरण किया गया शक्तियों का, और उसी के साथ ही क्या किया गया, बंगाल, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, इनको क्या किया गया, यहाँ पे विधान परिषदें बनाई गई। और इसके पहले 1773 के अधिनियम जो था उसमें मद्रास और बम्बई की जो विधान परिषदें थी, जो मद्रास और बम्बई की विधान परिषदें जो थी, उनको 1773 के कानून के 1773 के एक्ट के थ्रू उनको भी क्या किया गया था कि कानून बनाने की शक्ति थी, लेकिन उसको 1833 में खत्म कर दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे तो 1861 के अधिनियम के थ्रू क्या किया गया, 3 विधान परिषदें खोली गई, बंगाल, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। उसी के साथ ही मद्रास और बम्बई की विधान परिषदें जो थी, जो 1773 में बनाई गई थी, ठीक है, उनको भी कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। इसी को बोला जाता है विकेंद्रीकरण। क्या हुआ कि बंगाल का जो भारत का जो गवर्नर जनरल था, या फिर अब मैं बोलूँ वायसराय जो था, उसको कार्यकारी परिषद थी, ठीक है, वो तो सत्ता का संचालन करेगी। उसके साथ ही क्या किया गया कि जो बंगाल, पंजाब और मद्रास, बम्बई में भी सरकारें होंगी, वो अपने कानूनों का संचालन स्वयं कर सकती हैं या फिर खुद कानून बना सकती है। ये तो हो गया विधायिका। विधायिका का मतलब क्या हो गया कि कानून बनाने की शक्ति अब केवल वायसराय के पास ही नहीं है, उसके अलावा मद्रास, बम्बई, बंगाल, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के पास भी कानून बनाने की शक्ति है, ठीक है। अब बात करते हैं न्यायिका। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू 1774 में बंगाल में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। उच्चतम न्यायालय बनाया गया था। तो अभी तक 1861 के पहले तक क्या था, न्यायपालिका, मैं बोलूँ तो जो न्यायपालिका का जो था एक ही कोर्ट था, जो भी था उच्चतम न्यायालय कलकत्ता में। अब क्या किया गया कि उसके अलावा भी 3 और नए उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट खोले गए, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। और यहीं से हमारे यहाँ पे शुरुआत होती है कि स्टेटों में हाई कोर्ट की स्थापना। पहले क्या था, कलकत्ता में केवल एक ही उच्चतम न्यायालय था। अगर कोई भी किसी के खिलाफ कोई भी न्याय या फिर कोई भी जो फैसला सुनाने का अधिकार जो होता था हर प्रांत का, वो होता था केवल कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय के पास। लेकिन अब क्या हुआ है, अब मद्रास, बम्बई, कलकत्ता प्रांतों के पास भी हाई कोर्ट खोले गए हैं, और उनमें भी जो न्यायालय खोले गए, जो वहाँ के जज होंगे वो भी न्याय दे सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और इसके साथ ही आप लोगों को एक चीज़ और याद रखना है कि मद्रास, बम्बई और कलकत्ता, ये जो इनके नाम मद्रास, बम्बई, कलकत्ता जो है, इनके नाम अभी भी मद्रास, बम्बई, कलकत्ता ही है। इनके नाम अभी तक चेंज नहीं किए गए हैं। इनको हम लोग मद्रास हाई कोर्ट बोलते हैं, बम्बई हाई कोर्ट बोलते हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। अभी भी यही बोला जाता है इनको। और तो एक बार आपको फिर से बता देता हूँ मैं क्या हुआ था 1861 के अधिनियम में, कि विकेंद्रीकरण किया गया था। विकेंद्रीकरण का क्या मतलब होता है कि सेंट्रल में गवर्नमेंट है, उसको बोला गया वायसराय, उसकी एक परिषद होगी, कार्यकारी परिषद होगी, वो कानूनों का संचालन करेगी, ठीक है। उसके साथ साथ ही क्या किया गया कि कुछ प्रांत हैं, मद्रास, बम्बई, बंगाल, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इनको भी क्या किया गया, यहाँ पर भी विधान परिषदें बना दी गई, ठीक है। तो उनको भी कानून बनाने की शक्ति है। और जो केंद्र में विधान परिषद बैठी हुई थी उसको भी कानून बनाने की शक्ति हो गई अब, ठीक है।
तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, तो उनको भी कानून बनाने की शक्ति थी। उसी के साथ ही इस वाले अधिनियम के थ्रू क्या किया गया कि 3 उच्च न्यायालय और खोले गए, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, जो कि न्यायपालिका का काम करेंगे। और इसके 1861 के अधिनियम के पहले तक अगर हम लोग देखें तो केवल एक ही न्यायपालिका का काम कर रहा था, वो था कलकत्ता का उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी तक बताया आपको कि क्या हुआ था कि भारत में अब क्या हुआ, पुनः विकेंद्रीकरण हो गया। पुनः विकेंद्रीकरण हो गया तो अब हम लोग देखते हैं कि अब भारत में कैसे सरकार काम कर रही है। ठीक है, तो अब क्या है, ब्रिटेन में भारतीय सचिवालय बनाया गया। मैंने आपको बताया था 1858 के अधिनियम के थ्रू भारतीय सचिवालय बनाया गया था ब्रिटेन में। ठीक है, अब भारत में कैसे काम चल रहा है, तो कार्यपालिका का काम कौन कर रही है, वायसराय की कार्यकारी परिषद काम कर रही है। और विधायिका मतलब कानून बनाने का काम कौन कर रही है, एक तो केंद्रीय विधान परिषद हो गई। ठीक है, और दूसरा कौन हो गया, प्रांतीय विधान परिषद। जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 मद्रास, बम्बई, उसके अलावा 3 और नए प्रांत बनाए गए थे, तो उनके पास भी कानून बनाने की शक्ति थी, तो वही प्रांतीय विधान परिषद कहलाए गए थे। ठीक है, और न्यायपालिका का काम कौन कर रही थी, अभी तक क्या था, कलकत्ता का उच्चतम न्यायालय ही था, लेकिन अब क्या है, 3 उच्च न्यायालय, 3 हाईकोर्ट खोले गए हैं। तो ये हो गया अब भारत में कैसी सरकार काम कर रही है, उसका एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन टाइप से हो गया। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसी के साथ ही एक प्रावधान और आया था इसमें कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में 5वें और 6वें मेंबर जुड़ गए। मैंने आपको बताया था कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में 4 मेंबर थे। ठीक है, उससे 5वां 6वां सदस्य जोड़ा गया है, वो थे 5 सदस्य था, वो जोड़ा गया था फाइनेंस के रूप में, और 6वां जो सदस्य था वो जोड़ा गया था पब्लिक वर्क के रूप में। ठीक है, 5वां फाइनेंस के रूप में और 6वां जो है पब्लिक वर्क के रूप में। ठीक है, इसी के साथ ही क्या हुआ था कि केंद्रीय विधान परिषद जो थी उसमें जो वायसराय था उसको मिनिमम 6 और अधिकतम 12, जैसे हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति जो होते हैं ना, उनको लोकसभा में राज्यसभा में लोकसभा में क्या होते हैं, मेंबर मनोनीत करने की शक्ति होती है। तो उसी प्रकार से ये शक्ति जो है हमारे वायसराय को 1861 के अधिनियम के थ्रू दी गई थी कि वो कम से कम 6 अधिकतम 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है, जो कि कैसे होना चाहिए, अब उनमें से जो है आधे ना, जैसे 6 किया है तो 3 क्या होना चाहिए, गैर सरकारी रूप से होना चाहिए, मतलब वो सरकारी आदमी नहीं होना चाहिए, मतलब जो बंगाल की ब्रिटिश की सरकार है उसके आदमी नहीं होने चाहिए। तो उस हिसाब से किया गया। ठीक है, तो इसी के थ्रू पहली बार 3 भारतीयों को नियुक्त किया गया था केंद्रीय विधान परिषद में। उनके नाम आप लोगों को याद रखने हैं, नरेंद्र सिंह पटियाला के महाराजा, देवनारायण सिंह बनारस के राजा, और सर दिनकर राव को नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो नरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया था, देवनारायण सिंह को, और साथ ही सर दिनकर राव को। इनको किस में नियुक्त किया गया था, तो कानून बनाने की केंद्रीय विधान परिषद में नियुक्त किया गया था। ये चीज़ आप लोग, इसी के साथ क्या हुआ कि भारत अधिनियम 1861 के थ्रू क्या हुआ था, गवर्नर या फिर मैं बोलूँ वायसराय बोला जाने लगा था इस टाइम तक, तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली। अध्यादेश क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जैसे कि हमारे अभी राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है आर्टिकल 123 के थ्रू। तो अध्यादेश क्या होता है कि जैसे कि हमारे यहाँ पे कानून बनाने की एक प्रोसेस होती है, या फिर नियम बनाने की एक प्रोसेस होती है। जैसे संसद में कानून बनता है तो उसकी प्रोसेस होती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के लिए क्या है, मास्क पहनना कंपलसरी है, इसके लिए कानून बनाना है। तो इसके लिए कानून बनाने के लिए क्या किया जाएगा, पहले जो भी उसके लिए नियम है, कितना फाइन लगाया जाएगा, कितने साल की जेल होगी, या फिर जितने भी नियम है उन सबको लिखा जाएगा एक जगह, और उसको बोला जाता है विधेयक या बिल। सबको मैंने एक जगह लिख लिया, इसको बोला जाता है विधेयक और इंग्लिश में बोला जाता है बिल। ठीक है, अब इस बिल को लेके जाऊंगा मैं लोकसभा या राज्यसभा, पहले या तो लोकसभा में रखूंगा या फिर राज्यसभा में रखूंगा, कहीं पे भी रख सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले रखा लोकसभा में, तो लोकसभा में वो मेरा पास हो गया, मतलब पास हो गया इन द सेंस कि 50% से ज़्यादा लोगों ने, फिर 51% लोगों से अधिक लोगों ने उस पर वोट दिए और उसको मुझे मंजूरी मिल गई। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा राज्यसभा में। तो राज्यसभा में भी अगर वो पास हो गया, उसको जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उसे हस्ताक्षर करके उसको पूरे देश में लागू करने के लिए बोल देंगे। राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, पूरे देश में लागू करने के लिए बोल देंगे। लेकिन अगर वो कानून, जैसे मैंने जो प्रस्ताव रखा था या फिर जो विधेयक मैंने रखा था लोकसभा में पहले, फिर राज्यसभा में रखा था, अगर वो लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में वो पास नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हमारी सरकार जो है उसको ये लग रहा है कि ये कानून आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश के लिए, तो है या फिर हमारे देश की जनता के लिए, तो वो राष्ट्रपति के पास जाएंगे और राष्ट्रपति से बोलेंगे कि आप इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। तो हस्ताक्षर कर दीजिए, और राष्ट्रपति अगर उस पर हस्ताक्षर कर देता है, ठीक है, तो वो कानून पूरे देश में कुछ समय के लिए लागू हो जाएगा। जैसे कि शायद 6 महीने की इस टाइम जो मिली थी अध्यादेश जारी करने की शक्ति, वो 6 महीने की मिली थी वायसराय को। ठीक है, तो क्या हो गया, जो कानून मतलब पास नहीं हुआ था वो कानून या फिर वो नियम भी
पूरे देश में लागू हो गया। किसके थ्रू? राष्ट्रपति के साइन के थ्रू। मतलब राष्ट्रपति को क्या एक अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, इसी को बोला जाता है अध्यादेश, ठीक है। तो ये शक्ति सब मतलब वायसराय को मिली थी या फिर गवर्नर को मिली थी 1861 के अधिनियम के थ्रू। और हमारे अगर मैं बोलूँ प्रेजेंट में हमारे राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है इनिशियल आर्टिकल 123 के थ्रू, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। वहीं मैं बोलूँ कि लॉर्ड कैनिंग की विभागीय व्यवस्था को मान्यता मिली। मतलब विभागीय व्यवस्था लॉर्ड कैनिंग लेके आए हुए थे। विभागीय व्यवस्था का मतलब क्या है कि मतलब हर विभाग, मतलब ये जैसे PWD हो गया, लोक स्वास्थ्य निर्माण विभाग हो गया, तो सबके लिए हर विभाग के लिए एक अलग अलग एक टीम बनाई गई, उसी को बुलाया गया विभागीय व्यवस्था। तो उसको मंजूरी मिल गई थी 1860 अधिनियम के थ्रू। और इसी के साथ एक पॉइंट आपको याद रखना है कि एक अधिनियम लाया गया था, लाभांश विमोचन अधिनियम 1873। इसके अनुसार क्या किया गया कि 1 जून 1874 को कंपनी को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई हुई थी, जिसके प्रशासनिक अधिकारों को, अगर मैं बोलूँ कि व्यापारिक अधिकारों को 1833 के अधिनियम के थ्रू समाप्त कर दिया गया था, वहीं प्रशासनिक अधिकारों को 1858 के अधिनियम के थ्रू समाप्त कर दिया गया था। और 1858 के अधिनियम के थ्रू समाप्त कर दिया गया था। तो भारत में अभी भी काम कर रही थी कंपनी, तो उसको एकदम से समाप्त कर दिया गया। तब 1 जून 1874 को। और किसके थ्रू खत्म किया गया था? तो उसके लिए एक अधिनियम आया था, लाभांश विमोचन अधिनियम 1873 के थ्रू खत्म किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना कि कौन से अधिनियम के थ्रू कंपनी को खत्म किया गया था। तो वो था लाभांश विमोचन अधिनियम 1873 के अनुसार खत्म किया गया था। आज के लिए इतना ही।